और चैप्टर 9 का जो है, जो सबसे पहला टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे, वो कौन सा होगा? वो जो है, इस चैप्टर के मुतालिक अगर हम ये पढ़ लें कि इसमें रिड्यूस कोर्स में क्या क्या कुछ है, इसलिए कि रिड्यूस कोर्स में जो है वो चीज़ें कम कर दी गई हैं। जो टॉपिक हैं बस वो 3 हैं जो चैप्टर 9 में से रह गए हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, या उसका दूसरा नाम है डीएनए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो ऐसा डीएनए जिसके कॉम्बिनेशन को चेंज किया गया हो उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और दूसरा है एक छोटा यानी टॉपिक, उसका नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है टिश्यूज को ग्रो करना। जैसे आपने वाटर कल्चर सुना था फर्स्ट ईयर में कि हम वाटर में चीज़ों को ग्रो करते हैं, टिश्यू कल्चर का मतलब होता है हम टिश्यूज को ग्रो करते हैं। और तीसरा और लास्ट जो एक छोटा सा टॉपिक है वो है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस, और इसका दूसरा नाम है जीन थेरेपी। यानी जीन से जो है या जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम इलाज कैसे करते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं। एक इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट है, और ये भी शॉर्ट है। तो 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग। अब ये शॉर्ट जो है वो रीजनिंग में भी आ सकता है और यही शॉर्ट नॉन रीजनिंग में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्या चूज़ किया है देने के लिए, या वो आपसे क्या चाहते हैं। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, पहले तो ये समझना होगा कि इसका ये नाम रखा क्यों गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसे हम इसलिए कहते हैं कि दरअसल ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एक तरीका है, यानी जिसमें हम जीन्स को मॉडिफाई या चेंज कर लेते हैं, और इसमें हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है हम इसे यूज़ करते हैं अपनी तौर पर, चेंज कर लेते हैं, यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन है ऑर्गेनिजम्स की, वो दरअसल बायोटेक्नोलॉजी के तहत होती है। एक टेक्निक्स होती हैं जो बायोलॉजी में यूज़ की जाती हैं, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में और बायोटेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? जो दरअसल टेक्निकल चीज़ें हैं या बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, उन्हें अगर हम किसी टेक्नोलॉजी में यूज़ करें तो वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। और अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ जीन्स चेंज करने का काम करें तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन अराइज़ होता है कि ये टॉपिक हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं और नाम इंजीनियरिंग रखा हुआ है, तो हम इसे जेनेटिक बायोलॉजी क्यों नहीं कहते? अगर हम जेनेटिक बायोलॉजी कहेंगे इसको तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएंगे। यानी जीन्स की क्या बायोलॉजी है, या हम जीन्स किसे कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर। जैसे हम चैप्टर 6 में पढ़ते हैं, वो है डीएनए का स्ट्रक्चर जो वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। तो वो सारी डिटेल जो है अगर हम जेनेटिक बायोलॉजी कहेंगे तो वो चलाएगी। इंजीनियरिंग इसलिए कहते हैं कि इंजीनियरिंग में कुछ मैनिपुलेशन की जाती है, कुछ यूजेज किया जाता है, हम अपनी मर्जी से इसको यूज़ करते हैं। तो इंजीनियरिंग असल में है ही वो फील्ड जिसमें चीज़ें अपने तौर पर की जा सकती हैं, इसलिए इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम दिया गया है। इंजीनियरिंग में हम ये करते हैं कि इसकी जीन्स को चेंज कर लेते हैं। और इसी तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो होता है जिसका कॉम्बिनेशन चेंज किया गया हो। क्योंकि इसे कॉम्बिनेशन चेंज किया जाता है इसलिए इसे कहते हैं कॉम्बिनेंट। और इस तरह से जीन्स को दोबारा लगाते हैं एक जगह से निकाल के दूसरी जगह। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, किडनी ट्रांसप्लांट होता है कि एक ही किडनी को निकाल कर दूसरे में फिट कर देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जीन्स जो होते हैं वो निकाल कर दूसरे में फिट कर लेते हैं, इसलिए हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से डीएनए में एक फॉरेन जीन आ जाता है, फॉरेन जल्दी वाला नहीं, फॉरेन यानी वो जो उसका अपना जीन नहीं होता, कहीं और से लिया जाता है। इस तरीके से जीन जो हैं वो रेंट पे यानी किराए पे लिए जाते हैं और उनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि इसके लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है कि जीन को रखा कहाँ जाएगा, कौन कैरी करेगा। तो दरअसल वो वेक्टर जो है वो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड।
और इस तरीके से देखें, ये प्लाज्मिड जो है इसके अंदर एक जीन फिट किया जा रहा है, ये जीन है जो इस प्लाज्मिड में फिट किया जा रहा है। इसलिए कि दरअसल इस प्लाज्मिड में ये सहूलत होती है कि अगर हम कोई जीन कट करना चाहें तो हम इजीली कट भी कर सकते हैं, और कोई चीज़ ज्वाइन करना चाहें तो जीन हम आराम से ज्वाइन भी कर लेते हैं। इस तरह से दरअसल अगर हम ये देखें कि एक बीमारी है जिसका नाम डायबिटीज़ है, और वो एक हार्मोन की कमी की वजह से होती है, जिसे हम ये बैक्टीरिया वाले ही प्लाज्मिड हैं, यस, कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया में होते हैं। अब इसके बारे में हम तफसील पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में होते हैं या और जगह भी होते हैं। और उससे आपको हैरत होगी कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट में भी होते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनको यूज़ किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी जीन्स को रिकम्बाइन करने का। और इस तरीके से जीन्स को हम ऑल्टर भी करते हैं, यानी चेंज भी करते हैं, और इसी तरीके से उसे मैनिपुलेट करते हैं, अपनी मर्जी से यूज़ भी करते हैं। और इसी तरीके से हम कंट्रोल ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग का मतलब होता है नस्ल कशी, या एनिमल जो होती है उसकी जनरेशन प्रोड्यूस करना। और जो सेलेक्टेड ऑफस्प्रिंग होती है वो होती है जिसमें हमारे डिजायर्ड जीन होते हैं। डिजायर्ड का मतलब होता है वो जो हम चाहते हैं, जो कैरेक्टर्स, जो ट्रेड्स हम चाहते हैं उसमें रखना, वो उसमें उसके जीन्स हम उसमें ऐड कर देते हैं। जबकि बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? बायोटेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी अपनी मर्जी से यूज़ किया जाता है। और इस तरीके से इसको हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं। जबकि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये दरअसल एक बहुत शॉर्ट लेवल पर किया जाता है, जिसे कहते हैं हम स्मॉल स्केल। और स्मॉल स्केल ये होता है कि इसके लिए एक छोटी सी डिश होती है जिसमें ये कर लिया जाता है, और इस डिश को हम पेट्री डिश कहते हैं। और अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिकल किए हों बॉटनी के, तो आपने इस पेट्री डिश को देखा भी होगा। तो इसमें बैक्टीरिया का कल्चर जो होता है बड़ा आसानी से हो जाता है, इसलिए हम इस पेट्री डिश को यूज़ करते हैं। तो ये कहलाता है बहुत स्मॉल स्केल। और इस तरीके से अगर कोई हम बाकायदा इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, तो फिर इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यानी लार्ज स्केल के ऊपर उसको डेवलप करते हैं। शायद आपको पता हो कि जब मैकडॉनल्ड और केएफसी है, उन्होंने कुछ ऐसी मुर्गियाँ या पोल्ट्री की ऐसी चीज़ें की हैं, जैसे कि कल की क्लास में ज़िक्र किया गया था कि उसमें बोन्स नहीं होती, सिर्फ़ उनको गोश्त के लिए डेवलप किया जाता है। तो इस तरीके से बोनलेस चिकन और बोनलेस टर्की वो इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरीके से स्पेशली हम मैनिपुलेशन करते हैं, आमतौर पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। इसके लिए दरअसल कहते हैं इंडस्ट्रीज़ ये है कि हम बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक बना सकते हैं, हार्मोन बना सकते हैं। एंटीबायोटिक वो जिस जो इलाज के लिए होती हैं, और हार्मोन्स होते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बात की, इंसुलिन भी एक हार्मोन है। इंसुलिन की अगर स्टोरी आपको पता हो कि इंसुलिन वो हार्मोन है, अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर 3 पढ़ लिया हो, जो सर मसूद ने आपको पढ़ाया भी होगा। तो अगर वो आपने पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है कि उसमें इस चीज़ का ज़िक्र किया गया था कि ये हार्मोन जो है ये पैनक्रियास फॉर्म करता है, और पैनक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसकी कमी की वजह से डिजीज़ हो जाती है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो दरअसल इंसुलिन जिन लोगों में नहीं बनता, वो कई रीज़न हो सकते हैं कुदरती तौर पे, यानी टाइप 1 और टाइप 2 किस्म की डायबिटीज़ होती हैं। ये बातें हम बॉटनी में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ये 9 चैप्टर है, इससे पहले वाला चैप्टर 8 है। तो अब चैप्टर 8 तक तो आप पहुँचे नहीं होंगे, या हो सकता है पढ़ लिया हो। तो उसमें जब आप पहुँचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 2 किस्म की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। एक वो होती है जो दरअसल जेनेटिक वजह से होती है, यानी वो जो जीन से होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, और दूसरी जो नॉन जेनेटिकली होती है, यानी जेनेटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती है या हेरेडिटी नहीं होती है, और वो दरअसल जो है क्या होती है, उसमें जो सेल्स हैं वो हमारे जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं वो हमारे ही पेनक्रियास के सेल को किल कर देते हैं, जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिफेक्ट। ये क्या चीज़ें होती हैं, ये तो खैर तफ़सील आप पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। फिलहाल हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं
कि अगर इंसुलिन जो है उसे तैयार करना हो, तो इंसुलिन तैयार करने का एक तरीका ये है कि पैनक्रियास चाहिए। तो दरअसल कहते हैं कि अगर हमें एक डोज बनानी हो पैनक्रियास से, तो हमें 50 ग्लैंड्स चाहिए होंगे। 50 ग्लैंड्स कितने? नॉट वन नॉट टू, 50 ग्लैंड्स। और ये 50 ग्लैंड्स जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए? इंसुलिन के एक लिए। डोज के लिए। तो इस तरीके से ये कहाँ से लिए जाते थे? तो आमतौर पे इसके लिए हम काऊ को इस्तेमाल करते थे। काऊ यानी गाय। इस तरीके से गाय से अगर हमें इंसुलिन हासिल करना है, तो आपको पता है गाय जो है वो तो शुगर खाती नहीं है, तो उसको शुगर के इंजेक्शन लगाते हैं। तो जब उसको शुगर के इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसका पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है। फिर दरअसल उसकी बॉडी से ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड में से फिर इंसुलिन को अलग किया जाता है, यानी उसको सेपरेट करते हैं और उसके बाद उस इंसुलिन को जो भी मरीज़ हैं या पेशेंट है, उनमें लगा देते हैं। तो दरअसल कहते हैं कि ये बहुत कॉस्टली इंसुलिन बनती थी। कॉस्टली का मतलब है इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, यानी ये महँगी इंसुलिन थी। और इसके लिए हमें गाय को पालना पर भी पड़ता था कि आपको पता है गाय जो है उनको पाला जाए, रेवड़ बनाए जाते हैं, हर्ड्स में रखी जाती है, फिर उनको ख़्याल रखते हैं, उनके चारे का ख़्याल रखते हैं, उनकी बीमारियों का ख़्याल रखते हैं कि वो बीमार ना हो जाएँ, उनकी सफाई का ख़्याल रखते हैं। इसलिए कि उनका जो डंग या गोबर होता है, उसको साफ़ करना होता है रेगुलर, ताकि वो हैं अपने उससे बीमार ना हों। इस तरीके से उनकी सफाई का ख़्याल रखा जाता है, उनकी वैक्सीनेशन की जाती हैं और दरअसल कहते हैं कि इंडेफ़िनिट पीरियड के लिए हम उनसे इंसुलिन हासिल नहीं कर सकते। इसका रिज़ल्ट ये है कि कुछ अरसे के बाद हम उसे इंजेक्शन देते रहते हैं, देते रहते हैं। एक तो दरअसल ये कि फिर उससे ब्लड हम लेते रहते हैं ताकि इंसुलिन हमें मिलता रहे। तो वो जो काऊ होती है, वो कमज़ोर हो जाती है और जब वो जल्दी कमज़ोर होने की वज़ह से बीमारियों का शिकार हो जाती है और जल्दी मर जाती है। या फिर ये होता है कि अगर वो मर नहीं जाती, तो कुछ अरसे के बाद उस काऊ को भी डायबिटीज़ हो जाती है। इसलिए कि पैनक्रियाज़ के ऊपर एक्स्ट्रा लोड देते हैं कि भई वो इंसुलिन नहीं बनाना चाह रहा होता, कहते चलें आज मेरा मूड नहीं है, आज नहीं कल बना लेंगे। तो इस तरीके से उसको कोई रेस्ट टाइम नहीं मिलता। इस तरीके से कहते हैं कि एक मज़दूर है, अगर आप उसे जो है वो एक-एक ब्लॉक एक तीसरी मंजिल के ऊपर उठाकर ले जाए, तो आप उससे कहें कि यार ये तो तुम कम उठा रहे हो, ऐसे करो ज़्यादा उठा लो। तो फिर उसका नतीजा वही होगा, ओवरलोड वो भी होगा। इस तरीके से पैनक्रियाज़ भी हमारा ओवरलोड हो जाता है। कॉव का ओवरलोड हो जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि बॉयकॉट कर देता है। वो कहते हैं कल से मैं इंसुलिन नहीं बनाऊँगा, बहुत हो गया अब मुझे नहीं बनानी। तो इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में ये होता है कि काऊ को डायबिटीज़ हो जाती है। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि एक तो देखिए ये बड़ी कॉस्ट आती है इसकी, इसलिए कि ये सारा प्रोसेस, फिर उनको पालना, उनको चारा देना, उनका रेगुलर ख़्याल रखना, फिर उनसे इंसुलिन लेना और ये सारी चीज़ें। तो ये दरअसल शायद आपको पता हो कि बड़ा कॉस्टली प्रोसेस था। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना कोई आसान सा प्रोसेस किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि यही जो हमारी इंसुलिन है, ये हम काऊ से लेने की बजाय किसी और से ले लेते हैं और वो जो कोई और है वो बैक्टीरिया है। कि बैक्टीरिया जो है वो हमें इंसुलिन बनाकर दे देता है। लेकिन बैक्टीरिया को तो ये काम नहीं है कि वो इंसुलिन बनाकर दे, लेकिन बैक्टीरिया को हम मजबूर करते हैं। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, अपनी इंजीनियरिंग उस पे आज़माते हैं, जिसके बाद ये होता है कि वो इंसुलिन बनाने लगता है। तो इसकी एक सिंपल सी एक डायग्राम है कि जो हमें ये बताती है कि हम इसे किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं या किस तरह से ये सारी यूटिलाइज़ेशन की जाती है। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें देखें यहाँ पर ये किया जाता है कि एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए होता है जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है। एक तो ये इसका अपना पर्सनल डीएनए है जिसके क्रोमोसोम में है, एक इसमें सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। एक एंजाइम होता है जिससे इस प्लाज्मिड को ब्रेक किया जा सकता है, उस एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर कटर भी कहते हैं और इस तरीके से मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, डीएनए कटर कहते हैं। इससे डीएनए को कट कर लिया जाता है। ये जो प्लाज्मिड है इसे एक एंजाइम से कट किया जाता है। फिर दरअसल हमें जीन की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन की जीन, वो जीन जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। ह्यूमन का इंसुलिन जीन। तो दरअसल अगर हमें जीन वो चाहिए जो ह्यूमन में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो हमें ज़ाहिर-सी बात है ह्यूमन का सेल चाहिए होगा और वो सेल होगा पैनक्रियाज़ का सेल। हमने लिया एक पैनक्रियाज़ का सेल और सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होता है
नेटवर्क, और इस नेटवर्क को हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, जो क्रोमोसोम का नेटवर्क है, और इसी क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं। तो यहाँ से हम एक जीन निकाल लेते हैं उसी तरह से जिस तरीके से हमने प्लाज्मिड को कट किया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम ह्यूमन के क्रोमोसोम्स को और जीन को भी कट करते हैं। फिर ये जो कट पीस होता है जिसे हमें चाहिए है, फिर इन दोनों को एक एंजाइम होता है जिससे हम जॉइन कर लेते हैं, और वो एंजाइम कहलाता है लाइगेज। लाइगेजेस आपने शायद पढ़े होंगे, जो लिगेशन का काम करते हैं। लिग का मतलब होता है जॉइन करने का काम करते हैं, एज का मतलब एंजाइम होता है। फिर क्या करते हैं, इसको जो है वो एक होस्ट बैक्टीरियम में डाल देते हैं। ये होस्ट है। जिस तरीके से किडनी में ये किया जाता है कि आपको पता है कि ये जिससे हमने प्लाज्मिड निकाला है, इसमें वापस इंसर्ट नहीं करते। इसे वापस इंसर्ट इसलिए नहीं करते कि ये वापस नहीं जा सकता, और वापस इसलिए नहीं जा सकता कि इसको तो ब्रेक किया जाता है। ये बैक्टीरिया से लिगामेंट्स जो होती हैं वो भी जॉइंट्स, यस, जॉइन करती हैं। किसको और किसको? तो लिगामेंट्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लिगामेंट ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो जॉइन करते हैं डैश को डैश से, डैश टू डैश, डैश टू डैश। एक वो होते हैं जिसे हम टेंडन कहते हैं। टेंडन वो होते हैं जो मसल्स को बोन से ज्वाइन करते हैं, और लिगामेंट वो होते हैं जो बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करते हैं। तो लाइगेसेस असल में लिग करने यानी ज्वाइन करने का काम करते हैं। और इसके अंदर अगर हमें ये प्लाज्मिड चाहिए, तो दरअसल कहते हैं ये कबूतरों की तरह नहीं होता। अगर आपने कभी कबूतर पाले हो या बिल्ली पाली हो तो इसको कहते हैं आ तो आ जाते हैं। तो दरअसल प्लाज्मिड को इस तरह बनाए कि आ तो वो नहीं आता। इसके लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए वही टेक्निक है जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में पढ़ी होगी, आइसोलेशन टेक्निक। आइसोलेशन की वही वाली टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मिड को निकालने के लिए। वो कौन सी है? वो आइसोलेशन टेक्निक के 2 स्टेप्स होते हैं। ये भी आपको फर्स्ट ईयर से याद होगा, इसलिए क्या आपने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तो याद ही कर ही रहे होंगे ये चीज़ें जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली थी और अब आप उनको भूल चुके हैं। तो वो कौन से 2 स्टेप्स हैं जो आइसोलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं? होमोजेनाइजर। प्रोसेस का नाम तो होमोजेनाइजर नहीं है। होमोजेनाइजर तो एक apparatus है, एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं, होमोजेनाइजर। लेकिन प्रोसेस क्या होता है? पहला स्टेप है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन यानी फ्रैक्शन या पीसेस कर देते हैं। और दूसरा जो है वो है स्पिन एक्शन। उसे कहते हैं स्पिन एक्शन, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 2 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे यही 2 स्टेप इस्तेमाल करते हैं। पहले इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ते हैं। फिर चूँकि हमें ये तो डीएनए नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो इसको सेपरेट करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और उसके बाद इसको आइसोलेट कर लेते हैं। फिर दरअसल कहते हैं कि इसको एक दूसरे बैक्टीरिया में रखते हैं। ये बैक्टीरिया होस्ट बैक्टीरिया कहलाता है। होस्ट इसलिए कि दरअसल इसके ऊपर कोई चीज़ गेस्ट के तौर पर आ रही है, और वो गेस्ट है एक नया जीन जो ह्यूमन के इंसुलिन का जीन है। और वो जो अपना जिससे हम जीन लेते हैं उसको डोनर कहते हैं। ये डोनर है जिससे कि हमने जीन लिया है, और ये होस्ट है या एक्सेप्टर है जिसमें हम जीन इंसर्ट करेंगे। तो ये जो प्लाज्मिड है जिसमें ये जीन चेंज किया गया हो, इसमें चेंज करके इंसुलिन का जीन डाल दिया गया हो, तो ऐसे प्लाज्मिड को हम आरडीएनए कहते हैं। आरडीएनए यानी वो डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो डीएनए होता है जिसकी कॉम्बिनेशन को चेंज किया गया हो, जिसके जीन्स चेंज किए गए। फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि जो बैक्टीरिया है, देखिए इस डिश में जिसका नाम पेट्री डिश है, इसमें ये सारा प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर देखें ये आरडीएनए इसमें हमने इंसर्ट कर दिया। अब दरअसल इस प्लाज्मिड के जो भी काम हैं, जो इसमें जीन्स हैं जो रेगुलर इसमें होते हैं, वो तो अपने नॉर्मल फंक्शन करेंगे। लेकिन इसमें एक जीन नया डाल दिया गया है, और ये जीन है इंसुलिन प्रोड्यूस करने का जीन। अब ये बैक्टीरिया अपने नॉर्मल फंक्शंस के साथ-साथ जो है वो ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा इंसुलिन। इस तरीके से इंसुलिन जो है वो हम बैक्टीरिया से बनवा लेंगे, और यही इंसुलिन जो है फिर हम यूज़ करेंगे किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो ये तरीका होता है बैक्टीरिया से
इंसुलिन बनवाने का। और इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है, हार्मोन। और इस तरीके से ये हार्मोन जो है इसका नाम है इंसुलिन। तो दरअसल इससे इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन बैक्टीरिया के जरिए करवाई जाती है। और अगर ये छोटे स्केल पर की जाए तो इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। और अगर ये बड़े पैमाने पर किए गए, बड़ी सी इंडस्ट्री लगा दी जाए ताकि बहुत सारे पेशेंट्स के लिए वो बनाई जा सके, तो फिर हम उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी बायोलॉजिकल वो चीज़ें जो हम टेक्नोलॉजी वो चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर दरअसल कहते हैं, अगर एक सवाल है जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछते हैं कि अगर एक बैक्टीरियम 1 माइक्रोग्राम, अगर वन बैक्टीरियम 1 माइक्रोग्राम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो हाउ मच इंसुलिन विल बी प्रोड्यूस इन 1 hour? If one bacterium produces 1 microgram of insulin, how much insulin will be produced in 1 hour? और आंसर हैं 2 माइक्रोग्राम, 4 माइक्रोग्राम, 6 माइक्रोग्राम, 8 माइक्रोग्राम। 4 माइक्रोग्राम, 6 माइक्रोग्राम, 2 माइक्रोग्राम and 8 माइक्रोग्राम. Which is the correct answer? उम्मीद है आपने चैप्टर 7 तो पढ़ा होगा। और अगर आपने चैप्टर 7 नहीं पढ़ा तो 6 पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर का, जो बैक्टीरिया के मुतालिक है। और उसमें बैक्टीरिया की डिवीजन दी गई है। और इसमें यह बताया गया है कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं। तो आप में से सबको ये बात तो पता ही होगी कि 1 से 2 बैक्टीरिया कितनी देर में बनते हैं। अगर आपको ये याद नहीं हो तो मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूँ। ये है प्रोसेस फिशन का। और चैप्टर 7 के मुताबिक फिजन ए माइटोसिस तरीका है। ए माइटोसिस वो होते हैं जिसमें स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होती, और ये काम सिर्फ 20 मिनट्स में हो जाता है। ये सारा कुछ फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है। तो दरअसल वो बैक्टीरिया जो डिवाइड होता है उसको हम पेरेंट बैक्टीरियम कहते हैं, और जो रिजल्टिंग बनते हैं 20 मिनट के बाद उसको हम डॉटर बैक्टीरिया कहते हैं। सही है या नहीं? इसमें हो ये रहा है कि एक बैक्टीरिया का डीएनए है वो डिवाइड हुआ है आधा आधा, यानी जो क्रोमोसोम है। शायद आपको फर्स्ट ईयर से ही पता हो कि कितने क्रोमोसोम होते हैं बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। ये भी फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में लिखा हुआ है। और यही वो बातें होती हैं जब एप्टीट्यूड में पूछी जाती हैं तो बच्चों को इनके आंसर्स नहीं पता होते, इसलिए कि वो पढ़ते नहीं हैं। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो याद करने से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर दरअसल ये काम 20 मिनट में होता है तो इसमें तो कोई बायोलॉजी नहीं है। कोई कहेगा ये जो बायोलॉजी है ये याद नहीं होती, तो इसमें कोई बायोलॉजी नहीं है। ये तो मैथ्स की बात है कि 20 मिनट्स में। अब जो मेरा क्वेश्चन था शायद उसका कुछ आंसर आपको आ रहा हो। ज़रूरी नहीं कि पूरा आ रहा हो, लेकिन कुछ आंसर शायद आ रहा होगा या नहीं? अगर नहीं आ रहा, यस 8, यस जिसने भी ये कहा है 8, दैट 8 इज़ द करेक्ट आंसर। अब दरअसल कहते हैं कि एक बीमारी है। हमारी बुक में इंसुलिन की प्रोडक्शन के मुतालिक ये सारा कुछ इंसुलिन की प्रोडक्शन के मुतालिक हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ। हमारी बुक में किसी और चीज़ के मुतालिक लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने इंसुलिन बनवाया और यहाँ पे हम इंसुलिन नहीं बनवा रहे, कुछ और करना है। हमारी बुक में जो है इसके मुताबिक हम कुछ और कर रहे हैं। और दरअसल उस जो है वो बनवाने का मकसद कोई इंसुलिन बनवाना है या कोई और भी चीज़ है जो हम बनवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ बनवाई जाए, कोई भी चीज़ बनवाई जा सकती है। कोई भी इंटरेस्ट की जीन्स जो होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। और मेथड जो है उसका सेम रहेगा। यही मेथड है जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए या कोई और हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, क्लोनिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये सेम मेथड ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल हम जिस चीज़ के मुतालिक बात करेंगे वो क्या चीज़ होगी? और वो जो चीज़ है वो है एक बीमारी। और वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है कि कुछ लोग जो होते हैं वो लैक्टोज़, जो मिल्क की शुगर होती है, मिल्क की शुगर, इसमें लैक्टोज़ होता है मिल्क में, वो दरअसल कहते हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
ऐसे लोगों को या ऐसे मरीजों को कहते हैं कि उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो दरअसल इस लैक्टोज इंटॉलरेंस के इलाज के लिए ही जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक इस्तेमाल की जा रही थी, जो हमारी बुक में भी दी हुई है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते तो इसको बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता था, लेकिन हमारी बुक ने कहा कि नहीं भाई, इसको ऐसे ही रहने दें। दरअसल क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, इसमें इनएबिलिटी होती है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर है। और ये वो है जो मिल्क में भी प्रेजेंट होती है, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये प्रेजेंट होती है। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब है मिल्क से जितनी प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट्स करते हैं, यानी मिल्की प्रोडक्ट। यानी उससे दही बनेगा, या जो योगर्ट कहते हैं, या उससे चीज़ बनेगा जिसको पनीर कहते हैं, आइसक्रीम बनेगी, जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें दूध इस्तेमाल होगा, चॉकलेट्स होंगी, वो सब के सब वो नहीं खा सकते, इसलिए कि उनकी बॉडी में लैक्टोज नहीं बनता। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि उनकी बॉडी में लैक्टोज डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, तो इसका यहाँ पे रीज़न ये लिखा है कि नॉर्मली जब हम जो है वो दूध पीते हैं तो उसमें लैक्टोज होता है। उसे डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है जिसका नाम है लैक्टेज, और जब ये लैक्टेज के पर एक्ट करता है तो इसको सिंपल शुगर में चेंज कर देता है, और इससे बन जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये तो आपको पता ही होगा फर्स्ट ईयर से ही कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनते हैं, और जब लैक्टोज डाइजेस्ट होता है तो ये फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से ये जो सिंपल शुगर्स बन जाती हैं, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती हैं, वो फिर ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, या तो फिर स्टोर कर ली जाती हैं, फिर या एनर्जी के लिए यूज़ कर ली जाती हैं। लेकिन वो लोग जिनमें लैक्टेज़ एंजाइम नहीं बनता, उनमें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है। तो इस तरीके से लैक्टोज़ की इंटॉलरेंस का इलाज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये टेक्नीक तो बहुत सिंपल सी है जो मैंने आपको बताई कि उसमें ये किया जाता है कि जीन निकाला, दूसरे प्लाज़्मिड में डाल दिया, प्लाज़्मिड में डालने के बाद क्या हुआ, वो वहाँ पर उसने डिवाइड करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट है, जैसे अगर लैक्टोज़ के मुतालिक कोई चीज़ होगी, या दूसरे के, या कोई हार्मोन्स के होगा, या इस तरीके से हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा हुआ है कि एंटी कोगुलेंट भी बनाए जाते हैं। एंटी कोगुलेंट वो होते हैं जो क्लॉटिंग नहीं होने देते। तो एक तो दरअसल कहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में आपको थोड़ी-सी बातें ये पता होनी चाहिए। आपको चूँकि केमिस्ट्री आती है, तो अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो इसको के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। ये देखिए, ये लैक्टोज़ शुगर है जो हमारे मिल्क में पाई जाती है। लैक्टोज़ शुगर मार्केट में लैक्टोज़ के नाम से चीनी बिकती भी है। लैक्टोज़ शुगर, ये वो शुगर है जो दूध में मौजूद होती है। अगर ये दूध में मौजूद होती है तो दूध को मीठा होना चाहिए, दूध तो मीठा नहीं होता, इसलिए कि दूध में 95% तो पानी होता है, इसलिए दूध मीठा नहीं होता। और दरअसल कहते हैं जो मिल्क की शुगर है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, लैक्टोज़ और गैलेक्टोज़ और ग्लूकोज़। अगर केमिस्ट्री की थोड़ी-सी बात कर ली जाए, उसकी वैसे ज़रूरत तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पहली बात तो ये है कि लैक्टोज कैसे बनती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से, और इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जिसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये दरअसल वो बॉन्ड होता है जो दो दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान बनता है। तो दरअसल कहते हैं कि ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फ़र्क है? अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें, तो ये दरअसल दोनों के दोनों एसिमेट्रिक हैं, ये दोनों आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स उन्हें हम कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फ़ॉर्मूला डिफरेंट होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इन दोनों का फ़ॉर्मूला C6H12O6 है। C6H12O6 है। और इन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है, जो यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें OH और H की पोज़ीशन चेंज है, कि इसमें राइट साइड पर है, इसमें लेफ्ट साइड पर आ गया। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज़ एंड गैलेक्टोज़। बाकी इसके अंदर ने सेम कार्बन, सेम ऑक्सीजन, सेम हाइड्रोजन है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये दोनों आइसोमर हैं। बल्कि ये भी आइसोमर नहीं है, इसके साथ फ्रक्टोज़ भी इसका आइसोमर ही है। ग्लूकोज़ का आइसोमर फ्रक्टोज़ भी है। और इस तरीके से इसमें जो ये है पोज़ीशन, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़र्क पड़ता है, अगर हम ग्लूकोज़ को देखें तो इसमें H और OH है,
और अगर फ्रक्टोज को देखें तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। ये वाला ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप कहलाता है। जो सबसे पहला ग्रुप है दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है। तो इसमें कीटोन और एल्डिहाइड का फर्क होता है, लेकिन हमें इसे बायोलॉजी के लिए तो ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में पढ़ती है। इस लिहाज से हम क्या पढ़ रहे हैं, इस लिहाज से राइट। तो इस तरीके जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात भी हो गई है कि वो लोग, और असल में हमारा जो टाइम है वो 3 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप फिर इसको रिकनेक्ट करेंगे ताकि हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकें। यहाँ पे हम एक प्लाज्मिड इस्तेमाल करते हैं, ये है प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसमें जीन रखा जाता है। ये प्लाज्मिड जो है वो ई कोलाई में होता है, ई कोलाई यानी एशेरिशिया कोलाई जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे इसमें एक जीन है जिसको लेगजेड जीन कहते हैं, लेगजेड जीन। और यहाँ पर दरअसल कहते हैं एक और जीन है जिसका नाम AMPR है, AMPR। तो दरअसल ये AMPR जो होता है, AMP का मतलब होता है एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम होता है एम्पिसिलिन। ये बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, यानी उस एंटीबायोटिक का इस पर कोई असर नहीं होता। शायद आपको पता है कि कोई भी दवाई खिलवाई जाए तो कोई भी एंटीबायोटिक दी जाए तो वो उसका एक साइकिल होता है, यानी 5 डेज का, 7 डेज का, 10 डेज का या 15 डेज का, उसके बाद वो नहीं देते। और उसकी वजह ये होती है कि उसका रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उस दवाई का कोई असर नहीं होता। सही है या नहीं? ये लेगजेट क्या करता है? व्हाट इज लेगजेट? व्हाट इज लेगजेट? सर इकोलाई तो ह्यूमन बॉडी में भी होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। यस, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम सेलुलेज बनाता है। मैंने कब मना किया है? इस वजह से तो यही किया जाता है जो ह्यूमन से फ्रेंडली हो, यानी ऐसा ना हो कि बिल्कुल कोई डिजीज वगैरह पैदा कर दे ह्यूमन में। हम ऐसे बैक्टीरिया को इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि जो लेगजेड जीन है वो दरअसल एनकोड करता है एक एंजाइम को, और एंजाइम का नाम है बीटा ग्लाइकोसाइडेज। और ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो है वो क्या करता है? ये वो एंजाइम है जो लैक्टोज को ब्रेक करता है। लैक्टोज जो मिल्की शुगर है, किसमें? इस बैक्टीरिया की बात की जा रही है, ह्यूमन की बात नहीं की जा रही। बैक्टीरिया जिसका ये प्लाज्मिड है उसमें क्या होता है? ये लैक्टोज, इसलिए कि ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोबैसिलस भी कहलाते हैं, जो मिल्क में भी रहते हैं। और जब लैक्टोज डाइजेस्ट होता है तो जैसे आपको पता है कि लैक्टोज और ग्लूकोज बनता है। यहाँ पे हम दरअसल जो जीन फिट करते हैं वो लेग जेड की जगह फिट करते हैं। जो भी जीन अभी हम पढ़ेंगे कि जो हम जीन फिट करेंगे वो इस लेग जेड की जगह आएगा। और ये आपको पता है प्लाज्मिड बैक्टीरिया ही इतने छोटे होते हैं, तो प्लाज्मिड कितने छोटे होते हैं? प्लाज्मिड तो इससे भी छोटे होते हैं। क्या ये हमें जीन नजर आ जाएगा? नहीं, ये जीन हमें नजर नहीं आते। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन भी हमें नजर नहीं आते, एटम भी हमें नजर नहीं आते। सारी केमिस्ट्री जो है वो इसी की बेस के ऊपर है। इसकी बेस के पर, इसकी बेस पर ये MCS क्या है? ये MCS जो है वो मुख्तलिफ मार्कर हैं। आपने ये नहीं पूछा था कि ये R क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस R। ये सारी बातें अभी आएंगी। ये तो मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफिंग बता रहा हूँ कि दरअसल कहते हैं ये एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का ये जीन है। इसमें बहुत सारे और भी जीन्स होते हैं जिनकी हमने बात नहीं की है। फिलहाल जो हमारी बुक में है वो दरअसल लेगजेड है और MPR है। बस इन दो के मुतालिक आपको पता होना चाहिए कि ये दो जीन्स हैं। लेगजेड को निकाल कर नया जीन डाला जाएगा, लेकिन वो जीन इसमें फिट हो गया या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो दरअसल कहते हैं कि इसके लिए जो है वो कलर टेस्ट किया जाता है। कलर टेस्ट, एक कलर टेस्ट क्या होता है? कहते हैं कि अगर होगा ये कि एनी कॉलोनी कंटेनिंग प्लाज्मिड, कि वो कॉलोनी जिसमें प्लाज्मिड मौजूद हो, देयरफॉर द फंक्शनिंग बीटा ग्लूको ग्लाइकोसाइडेज जीन, उनके अंदर बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाने वाला जीन मौजूद होता है। बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का नाम है, और जबकि लेगजेड जो है वो जीन का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ जीन, लेगजेड। इसे लेग इसलिए कहते हैं कि ये लैक्टोज को ब्रेक करने वाला है।
दरअसल कहते हैं कि वो जिनमें ये मौजूद होते हैं, क्या चीज़ मौजूद होती है? जिनमें लेक्सेट मौजूद होते हैं, उनकी वजह से एक एंजाइम बनता है, एंजाइम का नाम ग्लाइकोसाइडेज़ एंजाइम है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज़ एंजाइम। ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज़ इसलिए कहते हैं कि इससे गैलेक्टोज़ बन जाता है, इसी वजह से ये कहलाता है गैलेक्टोसाइडेज़, गैलेक्टोसाइडेज़। और दरअसल कहते हैं कि जो कॉलोनी है वो ब्लू कलर की हो जाती है अगर ये एंजाइम मौजूद होता है। तो दरअसल कहते हैं कि उससे लैक्टोज ब्रेक होता है और लैक्टोज ब्रेक होने की वजह से ये कॉलोनी वाइट हो जाती है। इसमें ग्लैक्टोसाइडो जो है, अगर देखें अभी हम स्ट्रक्चर जैसे मैं आपको दिखाऊंगा तो पता चलेगा इसमें ब्लू क्या चीज़ है। ब्लू कहते हैं ये बात जो है जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, ये हमारी बुक में है, चैप्टर 6 बॉटनी का। चैप्टर 6 बॉटनी का है और वो है पेज नंबर 153 पे बुक में। और वो है एक हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम का मतलब होता है एक जीन की वजह से एक एंजाइम बनता है। जीन है लेगजेड, जो एंजाइम बनता है वो है गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये जो हाइपोथेसिस था वन जीन वन एंजाइम का, ये दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। एक का नाम था बीडल और दूसरे का नाम था टेटम। बीडल एंड टेटम ने ये प्रपोज किया था 1941 में। ये है चैप्टर 6 में, जो कि बॉटनी का पार्ट है। हमारे जोलॉजी का तो ये पार्ट ही नहीं है। और दरअसल एप्टीट्यूड टेस्ट में यही होता है, जब आधी आधी आप बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं और पूरी बायोलॉजी का टेस्ट देना पड़ता है, तो फिर पता चलता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही नहीं है, जो पता होने चाहिए बट नहीं पता होते। तो यहाँ पर दरअसल कहते हैं कि ये बात है कि ये जो एंजाइम है, एंजाइम ये ब्रेक करता है लैक्टोज को। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो हमें फर्स्ट ईयर से ही मालूम है। वैसे अब तो आप सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी ये बात पता होगी। ये एक डाइसैकेराइड है जो ब्रेक होकर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज हो जाती है। फिर दरअसल कहते हैं ये प्रोटीन मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया के एब्जॉर्ब हो जाती है और इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है उससे ये ट्रांसपोर्ट होती है उसके सेल में, और वो उससे एनर्जी हासिल करते हैं। एक्चुअली एनर्जी हासिल करने के लिए हमारा जो मेन सोर्स है वो हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए ग्लूकोज। और दरअसल ये यूज करते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक लेक्सेक जीन है जिसकी वजह से एक एंजाइम बनता है। एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इतनी अगर स्टोरी आपको पता चल रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये शुगर भी बताई, ये शुगर, और ये देखिए ये प्लाज्मिड हैं कि ये प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड जो होता है ये बैक्टीरियल डीएनए है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया का डीएनए। इसमें गोल प्लाज्मिड भी होते हैं, गोल डीएनए होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। सही या नहीं? बीटा और अल्फा और बीटा तो ये तो पोजीशन है, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी हो, ऊपर और नीचे यानी अप एंड डाउन या राइट और लेफ्ट इस तरह से पोजीशंस होती हैं, इस वजह से इसको बीटा कहते हैं। और यहाँ पे जो है दरअसल ये प्लाज्मिड क्या चीज़ है, ये एक स्मॉल यानी बहुत छोटा, देखिए ये तो बहुत बड़ा डीएनए, ये बहुत छोटे डीएनए होते हैं। और ये भी सर्कुलर होते हैं शेप में, यानी गोल होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये गोल हैं। और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, इसमें 2 स्ट्रैंड होती हैं। डीएनए में जैसे डबल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे डीएनए इसका डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल का मतलब होता है 2, स्ट्रैंड का मतलब होता है चेन, डीएनए की इसमें 2 चेन होती हैं। ये नॉर्मल क्रोमोसोम, इसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि ये इसके नॉर्मल डीएनए के अलावा होता है।